चलिए भाई, आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल निकालने से पहले सबसे पहले हम वृत्त के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं कि वृत्त हमारा क्या होता है, वृत्त का केंद्र क्या होता है, वृत्त की त्रिज्या क्या होती है और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का व्यास क्या होगा, वृत्त की परिधि क्या होगी। इस टाइप से सबसे पहले वृत्त के बारे में हम थोड़ी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। जब वृत्त की थोड़ी थोड़ी जानकारी लेने के बाद फिर हम पढ़ेंगे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, क्या फार्मूला होता है और कैसे वृत्त के क्षेत्रफल को ज्ञात किया जाता है। तो सबसे पहले वृत्त क्या होता है, आपने देखा होगा जो इस टाइप की आकृतियां हैं ये क्या कहलाती हैं, वृत्त कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? वृत्त। अगर हम इसकी परिभाषा के रूप में डिफाइन करें तो वृत्त जो है वो एक तल में स्थित एक ऐसे बिंदुओं का समुच्चय है जिनकी एक निश्चित बिंदु से जो दूरियां हैं वो कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। वृत्त एक तल में स्थित उन सभी बिंदुओं का समुच्चय है जिनकी एक स्थिर बिंदु से जो दूरी होती है वो हमेशा कैसी रहती है, बराबर रहती है। यही हमारा वृत्त कहलाता है। अब वृत्त का केंद्र जो स्थिर बिंदु है वो हमारा क्या कहलाता है, वृत्त का केंद्र। ये जो बिंदु है ये वृत्त का केंद्र कहलाता है। सही है। जैसे मान लो हम पटरी से प्रकार से हम वृत्त को खींचें तो जहाँ पर प्रकार की नोक रखी जाती है इस तरीके से तो खींचेंगे, यहाँ प्रकार की नोक होगी, यहाँ पेंसिल में कुछ ना कुछ दूरी लेंगे और इस तरीके से घुमा देते हैं। ठीक है। तो जो प्रकार की नोक जहाँ रखी होती है वो हमारा कहलाता है केंद्र। क्या कहलाता है? केंद्र। और जो ये दिख रहा है, ये जो पेंसिल घूमी है, पेंसिल घूमने से जो ये आकृति बनी गोल गोल, ये हमारी क्या कहलाती है, वृत्त कहलाती है। क्या कहलाती है? वृत्त कहलाती है। तो वृत्त समझ के क्या होता है, अगर वृत्त की परिभाषा हम आपको बताएं तो वृत्त एक तल में स्थित उन सभी बिंदुओं का समुच्चय होता है जिनकी इस निश्चित बिंदु से जो दूरी होती है वो बराबर होती है। चाहे हम यहाँ से यहाँ नापें, चाहे 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 यहाँ से यहाँ नापें और चाहे यहाँ से यहाँ नापें, कहीं भी नापें, इस बिंदु से दूरी जो होगी वो कैसी होगी, एक बराबर होगी। ठीक है। दोबारा समझाते हैं। मान लो हमने पेंसिल से एक वृत्त खींचा, ठीक है, तो जहाँ प्रकार की नोक रखी जाती है वो हमारा कहलाता है वृत्त का केंद्र बिंदु। क्या कहलाता है? वृत्त का केंद्र बिंदु। ठीक है भाई। और जो पेंसिल ये घूमी हुई है, पेंसिल घूमने से जो ये आकृति बनी है ये हमारी आकृति कहलाती है वृत्त। क्या कहलाती है? वृत्त। तो वृत्त क्या होता है हमने आपको बताया, वृत्त का केंद्र क्या होता है हमने आपको बताया। अब हम बात करते हैं वृत्त की त्रिज्या की, कि वृत्त की त्रिज्या क्या होती है। ये वृत्त का केंद्र है। इस केंद्र से इस वृत्त को हम कहीं पर भी मिला दें, वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि, ये जो वृत्त है ये क्या है, ये वृत्त की परिधि, वृत्त की क्या है, परिधि है। सही है। तो वृत्त के केंद्र से अगर हम वृत्त की परिधि को मिला दें तो मिलाने वाला जो रेखाखंड आ गया ये वृत्त की क्या कहलाएगा, त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या कहलाएगा। तो त्रिज्या समझिए क्या है, केंद्र से परिधि को मिला दो क्या मिल जाती है, केंद्र से परिधि को मिला दें क्या मिलेगी, त्रिज्या मिलेगी। ठीक है। वृत्त के केंद्र से कहीं पर भी किस, जरूरी नहीं है यहीं मिलाओ, कहीं भी मिला दो। केंद्र से परिधि को मिलाया क्या मिली, 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 त्रिज्या मिली। क्या मिली, त्रिज्या मिली। इतनी बात समझ में आ गई। केंद्र से परिधि को मिलाते हैं तो क्या मिलती है, त्रिज्या। तो त्रिज्या वृत्त की क्या होती है, केंद्र से परिधि को मिलाने वाला रेखाखंड त्रिज्या कहलाता। केंद्र से, किसके केंद्र से, वृत्त के। तो वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या कहलाता। इतनी बात समझ में आ गई। जितनी भी चीजें हमने बताई, वृत्त बताया आपको समझ में आ गया, हमने आपको वृत्त का केंद्र बताया आपको समझ में आया, वृत्त की परिधि समझ में आ गई। ठीक है। जो ये वृत्त होता है, ये देखो, ये वृत्त की क्या कहलाएगी, परिधि। क्या कहलाएगी, वृत्त की क्या कहलाती है, ये परिधि। वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त के केंद्र से उसकी परिधि को मिला दो।
वृत्त के केंद्र से उसकी परिधि को मिला दो, तो वृत्त के केंद्र से परिधि को मिलाने वाला जो रेखाखंड होगा, उस रेखाखंड की जो लंबाई होगी वो लंबाई ही वृत्त की क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। वो लंबाई ही उसकी क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात में अगर आपको कोई दिक्कत हो तो बता दो, ठीक है। तो वृत्त का केंद्र हो गया, वृत्त की त्रिज्या हो गई। अब हम बात करते हैं वृत्त की जीवा की। वृत्त की जीवा के बारे में पढ़ेंगे, फिर वृत्त के व्यास के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है भाई। चलिए, मान लीजिए ये हमारा कोई वृत्त है और ये इसका केंद्र है, ये इसका केंद्र है, ठीक है भाई। ये इसका क्या है? केंद्र। ये वृत्त की परिधि होती है। अब वृत्त की परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिला दो। मान लीजिए वृत्त की परिधि पर एक बिंदु ये है, ठीक है, और वृत्त की परिधि पर एक बिंदु ये है। अगर हम इन दोनों को मिला दें, मान लो ये बिंदु ए नाम का है और ये बिंदु बी नाम का है, तो जो ए बी रेखाखंड कहलाएगा, ये कहलाएगा वृत्त की जीवा। क्या कहलाएगा? वृत्त की जीवा। वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है वो वृत्त की जीवा कहलाता है। इतनी बात समझ में आ गई? वो वृत्त की जीवा कहलाता है। मान लीजिए दो बिंदु यहाँ होते तो यहाँ मिला देते, यहाँ होते यहाँ मिला देते। ये सब क्या है? वृत्त के परिधि पर स्थित दो बिंदु ही तो हैं। दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है? ठीक है भाई। ये सारी क्या है? जीवाएं। वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है वो आपका जीवा कहलाता है। वृत्त की परिधि पर एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, हमने मिला दिया तो ये क्या हो जाएगी? वृत्त की परिधि पर एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, हमने मिला दिया, क्या कहलाएगी? वृत्त की परिधि पर एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, हमने मिला दिया, क्या कहलाएगी? जीवा। वृत्त की परिधि पर एक बिंदु ये है और एक बिंदु क्या कहलाएगी? वृत्त की परिधि पर एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, हमने मिला दिया, क्या कहलाएगी? वृत्त की परिधि पर एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, सही है, हमने इसको मिला दिया, क्या कहलाएगी? वृत्त की परिधि पर एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, हमने मिला दिया, क्या कहलाएगी? जीवा कहलाएगी। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, इन सारी जीवाओं में ये जीवा कुछ अलग है। ये जीवा वृत्त के केंद्र से होकर जा रही है। बाकी इस जीवा को छोड़कर इस वृत्त में हमने बहुत सारी जीवाएं खींची हैं, कोई भी जीवा ऐसी नहीं है जो वृत्त के केंद्र से होकर जाए। इसको छोड़कर कोई भी जीवा ऐसी नहीं है जो वृत्त के केंद्र से होकर जाए। दिखाई दे रहा है? तो ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाए उसे कहते हैं व्यास। क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाए उसको क्या कहते हैं? व्यास। और जो व्यास होता है वो सभी जीवाओं से बड़ा होता है। आपको दिखाई दे रहा होगा, चित्र में बिल्कुल क्लियर है, ये सबसे बड़ा है। जैसे जैसे नीचे की ओर आते जा रहे हैं जीवा की लंबाई कम होती जा रही है। जैसे जैसे वृत्त के केंद्र से जो वृत्त का व्यास है उससे ऊपर की ओर जा रहे हैं, वृत्त की जीवा की लंबाई कम होती जा रही है। ठीक है, यही तो सबसे बड़ी आई। और अभी हमने आपको त्रिज्या बताई थी। वृत्त के केंद्र से परिधि को मिला दो, क्या मिलेगी? वृत्त के केंद्र से किसको मिला दो? परिधि को मिला दो, क्या मिल जाएगी? यानी एक त्रिज्या ये है और एक त्रिज्या ये है, यानी दो त्रिज्याओं से मिलकर ही तो व्यास बना है। व्यास हमारा दो त्रिज्याओं से मिलकर ही तो बना है। तो व्यास हमारा कितना हो जाएगा? 2 गुणा त्रिज्या। क्या हो जाएगा? 2 गुणा त्रिज्या। यानी यहाँ से हमें एक बात पता लग गई कि जो हमारा व्यास होता है वो त्रिज्या का डबल होता। देखो ये पूरा व्यास है, ये एक त्रिज्या ये है, एक त्रिज्या ये है, तो व्यास हमारा 2 त्रिज्याओं से मिलकर बना। इसका मतलब व्यास जो होता है वो त्रिज्या का डबल होता है। व्यास जो हमारा होता है वो त्रिज्या का डबल होता है। तो व्यास क्या होता है ये पता लग गई। एक वृत्त की एक ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाए क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। वृत्त का जो व्यास होता है वो सबसे बड़ा होता है। वृत्त का व्यास जो होता है वो अन्य जीवाओं की अपेक्षा सबसे बड़ा होता है। इतनी बात समझ में आ गई। और एक वृत्त की जितनी भी त्रिज्याएं होती हैं वो सब की सब कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। कैसी होती हैं? मान लो ये वृत्त है हमारा और इसमें हमने बहुत सारी त्रिज्याएं खींच दी, ये सब कैसी होंगी? बराबर।
कैसी होंगी? बराबर होंगी, क्योंकि हमने आपको बताया था कि वृत्त उन सभी बिंदुओं का बिंदुपथ होता है या समुच्च होता है जिनकी एक निश्चित बिंदु से दूरियां कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। और इस निश्चित बिंदु से उस वृत्त को मिलाओगे तो क्या मिलेगी? त्रिज्या मिल जाएगी। और ये सारी त्रिज्याएं हैं और ये सब कैसी दूरियां बराबर हैं। तो एक ही वृत्त की त्रिज्या कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। एक ही वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती हैं। इतनी बात समझ में आ गई? एक ही वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती हैं। तो वृत्त क्या होता है? वृत्त की त्रिज्या क्या होती है? जीवाएं क्या होती हैं? व्यास क्या होता है? इतनी बात समझ में आ गई आपके? चलिए अब ये वृत्त की क्या है? जीवा है। नाम है इसका ए बी। ये वृत्त की क्या है? जीवा है। नाम इसका क्या है? ए बी है। अब आप देख रहे हैं बिल्कुल चित्र में स्पष्ट है, चित्र में बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ये वृत्त, ये जीवा खींचने से हमारा वृत्त कितने भागों में बट गया? दो। एक नीचे वाला हिस्सा और एक ऊपर वाला हिस्सा। सही है? एक नीचे वाला हिस्सा और एक ऊपर वाला हिस्सा। अब आप हमें बताएं कि इसमें से छोटा वाला कौन सा है और बड़ा वाला हिस्सा कौन सा है? ये नीचे वाला छोटा वाला हिस्सा है और ऊपर वाला। तो ये जो नीचे वाला है इसको हम कहते हैं लघु वृत्तखंड। क्या कहते हैं? लघु वृत्तखंड। और जो ऊपर वाला होता है उसको हम क्या कहते हैं? दीर्घ वृत्तखंड। क्या कहते हैं? बड़े का मतलब दीर्घ होता है और लघु का मतलब छोटा होता है। तो हमें बिल्कुल चित्र में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ऊपर वाला हिस्सा ज़्यादा है और नीचे वाला हिस्सा कम है। तो जो कम वाला हिस्सा होगा वो हमारा क्या कहलाता है? लघु वृत्तखंड। और जो बड़ा वाला हिस्सा होगा वो दीर्घ वृत्तखंड। तो ये हमारा दीर्घ वृत्तखंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दीर्घ वृत्तखंड। और ये हमारा लघु वृत्तखंड हो जाएगा। लघु वृत्तखंड। ये क्या हो जाएगा? लघु वृत्तखंड हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? दीर्घ वृत्तखंड क्या होता है? लघु वृत्तखंड क्या होगा? इस ठीक है, बता दोगे? कोई दिक्कत? पहचान लोगे चित्र में? कोई दिक्कत, कंफ्यूजन कोई? इतनी जितना अभी तक बताया इसमें कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़े। अब हम बात करते हैं वृत्त के त्रिज्यखंड की क्या होता है। ठीक है भाई, अब बात करते हैं त्रिज्यखंड की। मान लीजिए ये हमारा एक वृत्त है। ठीक है भाई, ये इस वृत्त का क्या हो गया? केंद्र। वृत्त के केंद्र से परिधि को मिला दिया, क्या मिल गई? वृत्त के केंद्र से किसको मिला दिया? परिधि को। क्या मिल जाएगी? त्रिज्या। अब देखो ध्यान से, जब हमने वृत्त की दो जीवाएं खींची तब ये वृत्त जो है हमारा दो भागों में बट गया। एक इन त्रिज्याओं के अंदर का एरिया और एक इन त्रिज्याओं के इधर का एरिया, इधर से यहाँ तक का एरिया ये वाला, और एक ये वाला एरिया। ठीक है, तो ये त्रिज्याओं के द्वारा ही तो अलग अलग हुआ है। तो ये क्या कहलाएगा? त्रिज्यखंड। ये छोटा है तो ये लघु त्रिज्यखंड कहलाता है। ऊपर वाला बड़ा है तो ये दीर्घ त्रिज्यखंड कहलाएगा। तो त्रिज्यखंड का मतलब क्या हो गया? त्रिज्याओं के द्वारा कटा हुआ खंड, त्रिज्याओं के द्वारा कटा हुआ भाग। त्रिज्याओं के द्वारा कटा हुआ खंड कहो या भाग कहो। तो ये जो पोर्शन है या ये वाला जो पोर्शन है ये किसके द्वारा कटा अलग हुआ है? त्रिज्याओं के द्वारा। अगर हम इसको मिटाल दें, इसको मिटाल दें तो ये दीर्घ त्रिज्यखंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? दीर्घ त्रिज्यखंड कहलाएगा। दीर्घ त्रिज्यखंड कहलाएगा। अगर हम ऊपर वाले को मिटाल देंगे तो ये लघु त्रिज्यखंड कहलाएगा। कहलाएगा नहीं कहलाएगा? इतनी बात समझ में आ गई? तो ये हमारा हो जाएगा लघु त्रिज्यखंड और ये हमारा हो जाएगा दीर्घ त्रिज्यखंड। इतनी बात समझ में आ गई? ये लघु त्रिज्यखंड और ये दीर्घ त्रिज्यखंड। इतनी बात समझ में आ गई? लघु त्रिज्यखंड क्या होता है और दीर्घ त्रिज्यखंड क्या होता है? ठीक है, त्रिज्याओं के द्वारा कटा हुआ भाग जो कहलाता है हमारा त्रिज्यखंड कहलाता है। उसमें से जो बड़ा वाला भाग होता है उसको दीर्घ त्रिज्यखंड कहते हैं और जो छोटा वाला भाग होता है उसको लघु त्रिज्यखंड कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? आगे बढ़े। चलिए, तो जो ये त्रिज्यखंड होगा ये किसी ना किसी एंगल पर ही तो होगा। कुछ ना कुछ कोण तो बनेगा ही। 1 डिग्री का, 2 डिग्री का, 4 डिग्री का, 5 डिग्री का,
कुछ ना कुछ कोण तो बनाएगा ही है। तो हमने मान लिया कितने का कोण है, थीटा का। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि एक संपूर्ण गोला जो होता है वो कितने का कोण बनाता है, 360 का। तो जब ये वाला कोण जो लघु त्रिज्यखंड का कोण अगर थीटा है तो दीर्घ त्रिज्यखंड का कोण कितना हो जाएगा, 360 माइनस थीटा। दीर्घ त्रिज्यखंड का कोण कितना हो जाएगा, 360 माइनस थीटा। दीर्घ त्रिज्यखंड का कोण कितना हो जाएगा, 360 माइनस थीटा। मान लीजिए लघु त्रिज्यखंड का कोण आपका 60 डिग्री का है, तो दीर्घ त्रिज्यखंड का कोण कितना हो जाएगा, 360 माइनस 60 बराबर 300 डिग्री का। ठीक है, अगर ये कोण 120 डिग्री का है, ठीक है, ये कोण 120 डिग्री का है, तो 360 माइनस 120 का हो जाएगा। ठीक है, घटा दो जो आएगा। इतनी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन? चलिए अगले टॉपिक की ओर चले। ठीक है, अब वृत्त के बारे में जो जानकारी हमने दी थी, ठीक है, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अगर हमें वृत्त का कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले आपको लिखा देते हैं, उन फार्मूलों को आप लोग नोट कर लें, उन फार्मूलों को आप लोग नोट करते जाएं। सबसे पहले यहाँ पाई के मान की ज़रूरत पड़ेगी। पाई का मान होता है हमारा 22/, नोट करके कुछ फार्मूला लिखते जाइए। पाई का मान कितना होता है, 22/7। वृत्त का व्यास कितना होता है, 2 गुणा त्रिज्या। वृत्त का व्यास कितना होता है, 2 गुणा त्रिज्या। वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर। वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। अगर वृत्त हमारा आधा है यानी अर्धवृत्त है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर 1/2 पाई आर। चतुर्थांश का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, चतुर्थांश का मतलब चौथा हिस्सा, यानी 1/4 पाई आर स्क्वायर। 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है भाई, 1/4 पाई आर स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई, 1/4 पाई आर स्क्वायर। चलिए इतने फार्मूलों को नोट कर लीजिएगा आप लोग।